नमस्कार। फॉलो अप के लाइव सेशन में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हमेशा की तरह संजय रंजन और मनोज पांडे दोनों उपलब्ध हैं। आज की जो बड़ी खबर है वह यह है कि 28 जुलाई से झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र जो है होना है। विशेष सत्र नहीं, मानसून सत्र होना है। और इस मानसून सत्र में क्या होने वाला है, चूँकि 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक ये मानसून सत्र होगा। इस छोटे से सत्र में किन किन अहम बातों पर चर्चा होगी, कौन कौन जो बिल हैं वो पास होंगे, क्या कुछ होगा, एक तो इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात ये कि क्या 28 जुलाई से पहले जो नेता प्रतिपक्ष का पद अभी तक खाली है, हालांकि बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को बनाया है। हालांकि बाबूलाल मरांडी का मसला जो है वो झारखंड विधानसभा के न्यायाधिकरण में मामला चल रहा है और इसलिए उन्हें अब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया है। क्योंकि आपको पता है कि पिछले दिनों बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और उनके प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या किसी और को बीजेपी की तरफ से या फिर कहें कि झारखंड विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाएगा। कई नामों पर चर्चा हो रही है, उन नामों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोनों अपने सहयोगियों से इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि संजय, 28 तारीख से जो विधानसभा का सत्र, मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इसमें क्या लगता है कि कौन कौन सा मुद्दा हावी रहने वाला है? देखिए, ये मानसून सत्र जो 28 तारीख से होने वाला है, इसकी आधिकारिक सूचना अभी नहीं है, लेकिन ये तय है। हम लोगों का जो सोर्सेस है उसके मुताबिक ये तय है कि 28 तारीख से मानसून सत्र चलेगा। 6 कार्य दिवस होंगे और 4 अगस्त को जो है इसका समापन हो जाएगा। मुद्दों की जहाँ तक बात है तो जो जनरल जो मुद्दे हैं विपक्ष के पास, नियोजन नीति का मसला है, स्थानीय नीति का है, नौकरी का है, बेरोजगारी का है, बढ़ता अपराध का मुद्दा है, ये सब मुद्दा पे विपक्ष आपको सदन के भीतर और सदन के बाहर भी जो है विरोध प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है। वहीं सत्ता पक्ष, अब चूँकि जो एक नया चलन आया है कि विपक्ष ही सदन के भीतर सिर्फ शोरगुल नहीं करता है, सत्ता पक्ष सबसे ज़्यादा शोरगुल करता है। तो सत्ता पक्ष भी जो है कई सारे मुद्दों की तैयारी में है। जैसे अभी मणिपुर हिंसा का जो मसला है, यूसीसी जो संभावित एक बिल है उसको लेकर के भी हो सकता है। महाराष्ट्र में जो एनसीपी की टूट हुई है इसको लेकर के भी एक इन सब चीज़ों पे जो है, मध्य प्रदेश में जो एक आदिवासी युवक के साथ जो घटना हुई, पेशाब कांड वाली घटना, तो ये सारे तमाम मुद्दे हैं जिस पे पक्ष और विपक्ष जो है शोरगुल करते हुए दिखेंगे। तो फिलहाल की जो खबर है वो यही है कि 28 तारीख से मानसून सत्र चलेगा और 4 अगस्त तक इसको चलना। क्या इसके अलावा और कोई मसला उठ सकता है? क्या जो बिल राजभवन पहले गया था, लौटाया गया था, क्या उस पर भी फिर कुछ हो सकता है? हाँ, सारा जो बिल राजभवन से लौटाए गए हैं ये कहते हुए कि उसमें त्रुटि है, उसको सरकार सुधार के फिर से विधानसभा के सत्र में रखेगी। इसके अलावा एक तैयारी है कि भाई बजट भी ला सकता है सरकार, अनुपूरक बजट कि उनको चाहिए। उसके अलावा जो कृषि से संबंधित एक आध बिल है उस पर भी सरकार डिस्कशन कराने के पक्ष में है। अभी वो कैबिनेट के अंदर सहमति बन जाए फिर उसके बाद उसको पटल पे रखेगी। उसके बाद ये सब तो होगा ही होगा। जो कुछ अभी जिससे ताज़ा सरकार को फ़ायदा होने वाला है वैसा कोई एक कानून सरकार लेकर आएगी। जैसे अब वो तो सूत्र में ही है, अभी पता नहीं है, पर वो मतलब एक जिस तरीके से बिल तक जहाँ तक बात है पांडे जी, आपको याद होगा कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई शिबू सोरेन जी के आवास पर, उस दौरान ही स्पष्ट कर दिया गया था, बाकायदा संदेश भी दिया गया उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए सरकार को, हेमंत सरकार को, कि भाई आप जो बिल लेकर के आए और जो अधर में लटक गया, चाहे वो स्थानीयता का मसला हो, नियोजन का हो, मॉब लिंचिंग को लेकर के हो, ये सारा का सारा जो है आप दोबारा भेजिए उस मंच से, कोऑर्डिनेशन कमेटी के मंच से जो है बाकायदा इन सब चीज़ों को लेकर के राज्यपाल को जिम्मेवार भी ठहराया गया और बताया गया कि जो भी चीज़ जो लटक जा रहा, सरकार जो करना चाह रही है उस पर दोबारा भेजा जाए। तो अगर बिल को लेकर के अगर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी से जो बातें कही गई, अगर सरकार उस अनुरूप काम कर रही होगी, तैयारी होगी, ऐसा कोई तय नहीं है कि ये सारे बिल आएंगे ही दोबारा, लेकिन संभावना पूरी की पूरी है कि
इन सब बिल पे खास करके जो स्थानीयता जो 1932 आधारित आया उसको लेकर के फिर से एक बार कोशिश किया जा सकता है। आपका नियोजन नीति का जो मसला है उस पर कोशिश किया जा सकता है। तो ये मानसून सत्र जब शुरू होगा तो उस वक्त स्पष्ट हो जाएगा कि ये सब और क्या क्या चल रहा है। मेन जो मसला नेता प्रतिपक्ष का जो है कि क्या सदन को नेता प्रतिपक्ष इस बार मिलेगा, तो उसमें जो एक जानकारी है वो ये है कि जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को बनाया गया उसी दिन जो है, जो अभी निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, चूँकि अभी बाबूलाल मरांडी पदभार नहीं लिए हैं आधिकारिक तौर पे, तो उन्होंने एक पत्र लिखा था। वो पत्र एक्चुअली जवाबी पत्र था स्पीकर को जो लोकायुक्त और सूचना आयुक्त का जो पद है, जो संवैधानिक पद है और जिस पे नियुक्ति नहीं हो पा रही है, वो वैकेंट है, जिसके वजह से कई सारा काम नहीं हो पा रहा है। तो उसमें जो रोड़ा बन रहा है, जो वजह बन रहा है, वो ये है कि नेता प्रतिपक्ष का कुर्सी खाली है। जब तक नेता प्रतिपक्ष राज्य को नहीं मिलेगा तब तक लोकायुक्त और सूचना आयुक्त का पद खाली रहेगा। तो अगला सवाल यही है कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेंगे, क्योंकि आज अखबारों में भी खबर छप चुकी है और कई नाम भी छपे हैं जिसमें कि अनंत ओझा, अमर बावरी, सीपी सिंह, नीलकंठ सिंह हैं सनी, पहले वो जान लीजिए। तो जो वहाँ से पूछा गया स्पीकर से, विधानसभा से बीजेपी को पत्र लिख करके, ये पहली दफ़ा पूछा गया तो कोई जवाब बीजेपी की तरफ से नहीं गया था। दूसरी दफ़ा जो सवाल पूछा गया कि भाई आप अपना विधायक दल का नेता बदलिए और कौन जो है आपका विधायक दल का नेता होगा, तो वो जो जवाब दिया गया है बीजेपी की तरफ से उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विधायकों ने मिल करके एक चयन किया और उसमें बाबूलाल मरांडी का चयन हुआ था। तो बाबूलाल मरांडी ही हमारे विधायक दल के नेता हैं और इसके साथ ही चुनाव आयोग का वो लेटर भी स्पीकर को भेजा गया है बीजेपी की तरफ से, जिसमें चुनाव आयोग ने यह माना था कि ये बीजेपी के वोटर हैं। विधानसभा में जब राज्यसभा चुनाव के दौरान जो वोटिंग का जो मसला था उस समय जो लेटर इशू हुआ था उसमें बाकायदा बताया गया है। तो एक जो स्पीकर के कोर्ट में जो लड़ाई चल रही है कि बाबूलाल बीजेपी में हैं कि नहीं हैं, तो बीजेपी ने चुनाव आयोग के पत्र के जरिए मैसेज दे दिया है, लेकिन चूंकि देर शाम चीज़ें बदल गई, बाबूलाल मरांडी अब प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। अब 28 तारीख तक का समय है, अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तब जाकर के ही संभव है कि नेता विधायक दल अगर बीजेपी में बदलता है तो नेता प्रतिपक्ष मिल सकता है, और नहीं तो अगर यथावत स्थिति रहती है तो जो परिस्थितियां अभी चल रही है झारखंड में, बगैर नेता प्रतिपक्ष के ही जो है हो सकता है कि ये मानसून सत्र भी गुजर जाए। इससे पहले कोर्ट में भी एक मामला था और उसमें भी ये बात निकल के सामने आई थी कि भाई 13-14 ऐसे संवैधानिक संस्थान है जिसका पद वैकेंट है सिर्फ इसीलिए कि नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है। लेकिन अब फिर से अच्छा इस चूँकि इंफॉर्मेशन भी पब्लिक को मिल जाए, जिस स्टेट में नेता प्रतिपक्ष होगा ही नहीं वहाँ क्या होगा, वहाँ भी हो सकता है। हाँ, अच्छा। किसी भी विपक्ष को वैसा, जैसे दिल्ली में 67 सीट जीत जाए, कोई भविष्य में झारखंड में 81 में से 80 सीट जीत जाए, तो नेता कोई तो विपक्ष में रहेगा नहीं। तो उस समय कहा गया कि जो विपक्ष की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है वो जिसको चुन के देगी वही मान्य होगा। तो इसमें ट्रिक करके भेजा गया था, इसीलिए विधानसभा और दीपक प्रकाश से थोड़ा अनबन हुआ और बयानबाजी का दौर चला। मर्जर के डेट से पहले का डेट विधानसभा के तरफ से जो पत्र आया बीजेपी को दूसरी बार, उसमें लिखा गया कि अमुक तारीख से पहले जो बीजेपी के विधायक हैं उनमें से किसी एक का नाम बताइए। ठीक है, इस पे चिढ़ गए दीपक प्रकाश कि आप डिक्टेट कर रहे हैं, विधानसभा स्पीकर हमको कैसे डिक्टेट कर सकते हैं। लेकिन जब ये फिर से आया, क्योंकि ये मामला चल गया पीआईएल में, पीआईएल में कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदार है अगर ये सारे मामले लटके हुए हैं तो उसका एक रास्ता निकालने के लिए फिर से पत्र भेजा गया कि आप दीजिए। ठीक है, तो इस बार भी वही गया सेम कि हमारे विधायकों ने चुन लिया बाबूलाल जी को और बाबूलाल जी को ही कीजिए। लेकिन अब बाबूलाल जी तो प्रदेश अध्यक्ष हो गए, एकल पद का मामला भी चलता है नेता प्रतिपक्ष का। कल बाबूलाल मरांडी झारखंड आ जाएंगे, परसों हो सकता है बीजेपी एक तरीके से इसमें एकल पद का क्या मसला है? प्रदेश अध्यक्ष कोई संवैधानिक पद थोड़े है? नहीं, पार्टी में ये माना जाता है कि एक पद जिसने धारण कर लिया बीजेपी ने वो दो पद पे नहीं रहता है। दीपक प्रकाश भी राज्यसभा के सदस्य रहे और वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। अब तो एक बकायदा कल्चर चल गया है कि जितने भी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के हाल के दिनों में वो सांसद या कुछ रहे हैं। तो बाबूलाल जी, राज्यसभा कोई पद नहीं है बीजेपी के संगठन के अंदर। 2 पद मतलब आप
एमएलए भी हो सकता है, एमपी भी हो सकता है। सामान्य तौर पे परिपाटी है कि एमपी रहता है प्रदेश अध्यक्ष में। तो अगर कोई बना तो बाबूलाल प्रदेश अध्यक्ष भी और नेता प्रतिपक्ष भी, ये दोनों नहीं रह सकते। तो उसमें अब चयन करना है। कल बाबूलाल झारखंड आएंगे देर रात, परसों संभवतः हो सकता है बीजेपी में एक छोटी सी बैठक होगी और इस बैठक में एक आम सहमति बनाने की कोशिश होगी, या फिर केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर छोड़ा जाएगा कि किया जाए। इस बीच ये भी हो सकता है कि केंद्र से एक फिर से पर्यवेक्षक की बहाली हो जाए और वो पर्यवेक्षक आके विधायकों की राय शुमारी करेंगे और उसके बाद विधायक दल का नेता, या फिर ये भी हो सकता है कि तय हो गया होगा, एक जो बैठक का जो फॉर्मेलिटी है वो पूरा किया जाएगा। सनी, आप जो 3-4 नाम बता रहे थे वो दर्शकों को बताइए कि भाई किन किन नामों पे चर्चा है और उसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, आज जो अखबार में खबर छपी है या इससे पहले हम लोग भी चर्चा कर चुके हैं अपने लाइव सेशन में ही अपने फेसबुक के दर्शकों के साथ, कि एक तो पहला नाम है अनंत ओझा जो राजमहल से विधायक हैं, और दूसरा एक नाम है अमर बावरी का जो चंदन क्यारी से विधायक हैं, तीसरा सीपी सिंह जो रांची के विधायक हैं, और चौथा नाम नीलकंठ सिंह मुंडा जो खूंटी से विधायक हैं। इन चारों नामों पर चर्चा चल रही है और चूँकि अब चारों नाम में क्या मजबूत पक्ष है और क्या कमज़ोर पक्ष है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। हम लोग एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि नीलकंठ सिंह मुंडा का नाम पहले से चल रहा था, लेकिन चूंकि बाबूलाल मरांडी जाति के हिसाब से देखिए तो आदिवासी को बना दिया गया, तो इसीलिए अब नेता प्रतिपक्ष में उनका जो है पक्ष जो है थोड़ा कमज़ोर लग रहा है। सीपी सिंह हैं, सीपी सिंह सभी हिसाब से ठीक लग रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि उम्र ज़्यादा हो गया है और आगे के हिसाब से स्पीकर भी रहे हैं, सब कुछ मिल चुका है उन्हें, तो उनका नाम इस तरह से थोड़ा कमज़ोर पड़ जा रहा है। फिर आप आगे जाइए, अमर बावरी चूँकि जेवीएम में वो भी रह चुके हैं और जेवीएम से फिर बीजेपी में आए हैं, तो चूँकि बाबूलाल मरांडी भी जेवीएम गए थे फिर बीजेपी में आए, तो कहीं एक तरफ का पलड़ा जो है ज़्यादा भारी नहीं हो जाए, मतलब ज़्यादा अनंत ओझा पर ज़्यादा झुकाव है, लेकिन अनुभव दूसरे नेताओं की तुलना में जो और पार्टी में पहले से हैं वो कम है। लेकिन फिर भी अब इन नाम या फिर इसके अलावे किन नाम पर मोहर लगेगी ये तो देखना होगा। मनोज पांडे जी से ही पूछते हैं, आप बताइए ये 4 नाम जो हम बता रहे हैं, यही 4 नाम में से कोई एक होगा कि 5वां भी हो सकता है? 5वां भी हो सकता है, लेकिन अनंत ओझा अनुभव में सबसे अधिक हैं। अच्छा, विधायक, हाँ विधायकों में वाले नहीं, सीपी सिंह और नीलकंठ सिंह मुंडा का इतना बड़ा कद हो गया कि उनसे तुलना बेवजह। लेकिन अगर संगठन के तौर पे देखिएगा तो वो भले दूसरी बार विधायक बने हैं, और दूसरी बात यह है कि वो संथाल से आते हैं, ये एक बहुत बड़ा ये है। इस बार ये कोशिश करेगी बीजेपी, संभवतः जो अंदरूनी सूत्रों के अनुसार है, कि लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ साथ एक डिप्टी लीडर का भी चयन किया जाए। अच्छा, मतलब 2 हाँ, तो उसमें एक ओबीसी समुदाय से हो सकता है और एक एससी से भी हो सकता है, एक जनरल से हो सकता है और एक ओबीसी से हो सकता है। अच्छा, जातीय मतलब जो चीजें बन रही है, जो दिख रही है, उससे तो यही लग रहा है कि अनंत ओझा को मौका मिल सकता है। हाँ, और उसके पीछे की वजह है कि संथाल से आते हैं, राजमहल से चुनाव जीत के आए हैं, और उसी संथाल में जहाँ पे बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, अगर एक तरफ बरहेट से मुख्यमंत्री हैं विधायक, वहाँ से राजमहल से हैं, तो ये जो मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष अगर आसपास के इलाके का रहे तो संथाल में एक माहौल क्रिएट हो सकता है बीजेपी के पक्ष में। तो क्या इसके ये भी एक आधार बन रहा है कि अनंत ओझा को मौका मिल सकता है? नहीं, अनंत ओझा इन सारी वजह से वो संथाल से आते हैं, एक प्लस पॉइंट है, एक स्टार है, लेकिन अनंत ओझा स्पष्टवादी हैं। उनकी बात और उनका वार्तालाप का तरीका बीजेपी के जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट है, हाँ, उसमें फिक्स आता है। दूसरी बात, उनको पता है कि एग्रेशन का भी लेवल क्या होना चाहिए और शालीनता भी। हाँ, तो वो ये सारी चीज़ें उनको पता है। लेकिन पांडे जी, ये जैसे कि बीजेपी बाबूलाल मरांडी हो, निशिकांत दुबे हो, पूरा फोकस जो संथाल परगना पे रहता है, उस हिसाब से मुखर होकर तो अनंत ओझा कभी बोलते हुए नहीं दिखे। विधानसभा के सत्र के दौरान भले ही बांग्लादेशी घुसपैठ पर वो बोलते हैं, इसके अलावा आप कभी कोई बयान दिखा दीजिए जो मुख्यमंत्री अवैध खनन के मामले में बोले हो, पंकज मिश्रा के बारे में, अवैध खनन और ये सब के बारे में तो बोले। साहेबगंज में जो जहाज जो डूबने का प्रकरण अगर कोई किसी ने सदन के भीतर सबसे पहले बोला तो वो अनंत ओझा
नहीं थे, उसके बाद ही ईडी वहां पहुंची। यही आपने जो कहा 100% सही कहा, लेकिन ये आप जो निगेटिव बता रहे हैं हम इसी को पॉजिटिव बता रहे हैं। अच्छा। ये वो विधायक नहीं है कि आमतौर पे मीडिया में बयानबाजी करते हैं, ठीक है। ये वो वैसे विधायक है जो अगर मीडिया सवाल संबंधित करेगा तो उसका जवाब देंगे, वरना ये सदन में ही बोलना पसंद करते हैं। ऐसे राह चलते आप बाकी भी देखेंगे, बीजेपी के समान कई विधायकों में अब आप भानु प्रताप शाही, मनीष जायसवाल, ठीक है, इस तरीके से अगर आप इनकी तुलना करेंगे तो आप उन वैसा नहीं मिल पाएगा। ये सामान्य तौर पे ऐसा नहीं है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अगर मान लीजिए ईडी ने छापा किया है, ऐसा नहीं करते ये। पंडित जी, इसमें अमर बावरी के नाम पर क्या आपत्ति हो सकती है? अगर हम लोग चूंकि चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ एक बात जो सनी जी बोल रहे हैं कि वो जेबीएम में एक वक्त थे बाबूलाल के साथ, तो ये कोई डिमेरिट नहीं है। वो बाबूलाल से पहले ही आए, रघुवर दास की सरकार में मंत्री रहे, और संगठन में हाल के दिनों में जो संगठनात्मक जो जिम्मेवारी उनको मिला एससी मोर्चा का, उसमें उन्होंने बखूबी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, संगठन का काम किया। नहीं, ये सब प्लस पॉइंट है बावरी जी का, लेकिन बावरी जी में 2-3 चीज निगेटिव पॉइंट है। आप समझ लीजिए, आप आते हैं 13 से 14% आबादी वाले में, तो आपको 13 से 14% वाले को ज़्यादा महत्व दिया जाए या 26 से 28% वाले को ज़्यादा महत्व दिया जाए? ओझा जी कितने फीसदी वाले हैं? 28% वाले तो नहीं ही है ना। ओझा तो किसी ओबीसी को बनना चाहिए था। हाँ, ये हो सकता है। दूसरी बात कि एससी समुदाय में सर्वाधिक विधायक हैं अभी, जो एससी रिजर्व सीट है बीजेपी के पास, उसमें से किसी एक ऐसे आदमी को ला दीजिए जिसका संगठन में एकदम ओबीसी से या संपर्क हो या बहुत करीब के लोगों से हो। बाबूलाल मरांडी भले ही जेबीएम से 14 साल के बाद वापसी घर की हो बनवास काट के, लेकिन बीजेपी के हर नेता हर कार्यकर्ता से उनका परिचय है। ये बात अमर बावरी जी के साथ लागू नहीं होती। दूसरी बात, कोई एक ऐसा विधायक नहीं है, समान तौर पे अगर ये केंद्र का नतीजा रहेगा तो वो विरोध नहीं करेगा, लेकिन हम उम्र को भी देखा जाता है कि कई लोग इस बात को लेकर अनबन क्रिएट कर सकते हैं कि यार ये जूनियर है। क्या एक ये भी आधार बनेगा कि बाबूलाल का किसके साथ रिश्ता अच्छा है, जिन नामों की चर्चा है? बिल्कुल 100% संगठन में उस और नेता प्रतिपक्ष में ये कौन होगा, इसमें सहमति बाबूलाल की जरूरी होगी ही होगी। प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, वैसे तो बड़े नेताओं से पूछा ही जाता है, लेकिन दीपक प्रकाश को भी इसी कारण से बनाया गया था प्रदेश अध्यक्ष, जब बाबूलाल की सहमति। हाँ, जेबीएम में थे दीपक प्रकाश, इस वजह से बनाया गया था। बाबूलाल को ओवरसीड नहीं करेंगे प्रदेश अध्यक्ष, इस वजह से। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा बाबूलाल ही देख रहे हैं व्यवस्था। हाँ। इनके हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष बने दीपक प्रकाश। हाँ। अब इन्हीं के हिसाब से जो है, हिसाब से नहीं, ऐसा आदमी दिया जाता है ताकि आप तालमेल बना कर सके, तालमेल बना रह सके। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष एक सवाल मेरे मन में, चूंकि जातीय समीकरण पर बातचीत हो रही है, तो झारखंड में भी जिस हिसाब से चल रहा है आदिवासी महतो, तो क्या कोई महतो विधायक है बीजेपी के पास जिसको वो नेता के तौर पे प्रेजेंट कर सके विधानसभा में? महतो विधायक तो हैं ही कई। कौन है जिसे किया जा सकता है? जेपी पटेल भी हैं, लेकिन जेएमएम से आए हैं। तो वही उस पर भी चर्चा हो जाए। नहीं, ओबीसी कैटेगरी से आएंगे। अब अमुख महतो, उसमें भी कुर्मी महतो, ये थोड़ा दिक्कत है कहना फिलहाल। एक चीज जो है सनी जी, पांडे जी, एक महत्वपूर्ण फोन कॉल्स था, इसीलिए अभी गए हैं, फिर से जुड़ेंगे हम लोगों के साथ। कोई हो सकता है कि बड़ी खबर हो, इसलिए लाइव से हटना पड़ा है। तो एक चीज तो ये है कि आप जो महतो जाति वाली बात जो बोल रहे हैं, तो एक जो खबर है वो ये है कि जमशेदपुर से जो सांसद हैं विद्युत वरण महतो, अगर केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल होता है तो उनको जगह मिल सकता है। कोई फोन था? हाँ, बड़ी खबर बीजेपी और सरकार से नहीं है, कांग्रेस से संबंधित है। क्या खबर बता? ये खबर 15 के बाद शायद कुछ बदलाव कांग्रेस में भी देखने को मिले। नहीं, संगठन में। हाँ, तो संगठन में तो फेरबदल तो होना तय था। कन्हैया का जब आज से नोटिफिकेशन हो गया तो अब चर्चा ज़्यादा तेज हो गई। तो मैंने एक सूत्र को लगाया था कि ये वाकई सही है कि 15 के बाद कुछ हो सकता है।
तो उसने कहा हाँ 15 से 28 के बीच में हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं होगा लोकसभा के बाद। इसके पीछे का कारण एक ये भी है कि चूंकि सभी पार्टियां अब आदिवासी को सेंटर में रह के पॉलिटिक्स कर रही है, तो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो आदिवासी नहीं है कांग्रेस के, इसीलिए अब हो सकता है कि नया हो। कांग्रेस में एक ये भी डिबेट का विषय है कि चूंकि हम लोगों को हेमंत सोरेन के साथ रहना है, हेमंत सोरेन राज्य में अभी सबसे बड़े आदिवासी का चेहरा है, तो हम लोग क्यों आदिवासी को बनाएं। 67% आबादी गैर आदिवासी की है, ये तर्क कांग्रेस में दिया गया वहाँ कांग्रेस भवन दिल्ली में बैठ के, और वहाँ पे बाकी उनके केसी वेणुगोपाल, के राजू, तमाम लोग इस बात को सुन रहे थे। यहाँ तक कि सुना गया कि तर्क दिया गया कि भाई 14 सांसद हैं, 14 में 6 लोग बाहरी हैं, ये सब भी तर्क आया। तो वो सब को अभी चुन रही है पार्टी, तो ये करने फिलहाल कांग्रेस की कांग्रेस की तरफ से खबर है। एक आखिरी जो हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि और जो 1-2 नाम जो है, नीलकंठ सिंह मुंडा का आपने आधार बता दिया कि भाई बाबूलाल मरांडी चूंकि ट्राइबल समाज से बिलोंग करते हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, तो उनकी दावेदारी अब लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन कुछ भी संभव है। ये इन 4 नामों के अलावे भी कोई और नाम है? एक पॉइंट मैं ये बोलना चाह रहा था, बिरंची जी को सचेतक बनाने से पहले पूरे राज्य में नहीं कोई रिकॉग्नाइज करेगा, एकमात्र अनंत ओझा है, भले सीनियर उनसे कोई भी हो, ठीक है। सीपी सिंह और अनंत ओझा के अलावा पूरे राज्य में किसी ने हर विधानसभा में ड्यूटी की हो, वो नाम और बाकी आपको नहीं मिले। हाँ, तो बिरंची नारायण तो सचेतक है ना, वो तो उस पोस्ट पे तो बात ही नहीं हो रही। जैसे वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, सचेतक दूसरा कोई बनेगा, तो उसमें क्या होता है कि हर मतलब बिरंची नारायण का भी चर्चा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चर्चा है, और बहुत सीनियर लोग बीजेपी में ये उनकी दिली ख्वाहिश है कि बिरंची जी ही बने, इसके लेकर भी लॉबिंग हो रही है। मतलब ये जो 5वां नाम है वो दर्शकों को भी जानना चाहिए, जो बोकारो से विधायक हैं, बिरंची नारायण नाम है। जो 4 नाम हम लोग गिना रहे थे, सीपी सिंह, नीलकंठ सिंह मुंडा, अमर बावरी और अनंत ओझा, इन 4 नामों में अब तक अनंत ओझा भारी पड़ रहे थे। जो खबरें हम लोगों तक पहुंच रही है, हालांकि पॉलिटिक्स से संबंधित कोई भी खबर आखिरी खबर नहीं है जब तक कि उससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाए। खबरें प्लांट की जाती है, मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन जो खबरें हम तक पहुंचती है वो हम लोग अपने तक समेट के रख नहीं पाते हैं, और जाहिर सी बात है कि आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज भी है और यही हमारा काम भी है। तो एक और नाम जो जुड़ा है वो बिरंची नारायण का जुड़ा है। बिरंची नारायण भी विधायक दल के नेता हो सकते हैं। बाबा पूरा जोर इस बात की संभावना और ताकत भी लगाई जा रही है, और ये संभवतः होना भी चाहिए। यहाँ तक शाम तक का अपडेट हम बताते हैं, जब आप लोग इतना ही खुल गए कि कहा गया कि बीजेपी में ताकत लगाने से कोई पद मिलता है क्या। उनको समझाने वाले ने कोई ये कहा कि अगर आपके भाग्य का होगा तो आपको स्वतः मिल जाएगा, बेवजह आप परेशान हो रहे हैं। उनके लोगों को ये समझाया गया। आप कुछ बोलना चाहेंगे? लाइव लंबा हो रहा। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि लाइव को अब थोड़ा समेटा जाए, एंड किया जाए। कई लोग जुड़ गए हैं, हालांकि थोड़ा लेट से कई लोग जुड़े, और आज जैसा कि आप कैप्शन से भी समझ सकते हैं, आज के टॉपिक का जो डिस्कशन था, शुरुआत इसी से हम लोग किए कि 28 जुलाई से विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो शुरू हो रहा है और 4 अगस्त तक चलेगा, और नेता प्रतिपक्ष का जो चेहरा है वो विधानसभा में इस बार देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन इस बीच आज एक तस्वीर भी निकल कर सामने आई, वो आसाम से निकल कर आई, जिस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हुई। वो तस्वीर ये थी कि बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास मुलाकात कर रहे हैं, हाथ मिलाकर बधाई दे रहे हैं, और उस तस्वीर को रघुवर दास ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है और कहा है कि जनाधार वाले नेता हैं बाबूलाल मरांडी, और इनके अनुभव का पार्टी और संगठन पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा और इसका फायदा मिलेगा। तो देखिए संकेत जो है तस्वीरों में ही सही, मतलब बीजेपी के लिए सुखद तो होगा, बीजेपी के लोग सोच रहे होंगे। मेरा सवाल ये है, आखिरी में जो मेरे जहन में एक सवाल आया, और ये होने की संभावना भी है। पांडे जी, अगर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं और उसके मुताबिक, खबरों के मुताबिक, अगर विधायक दल का नेता चेंज कर लिया जाता है, तो इसको तो महागठबंधन और हेमंत सोरेन की सरकार तो सदन में बीजेपी की बैकफुट की तर्ज पे दिखाएगी इसको कि भाई बाबूलाल पे भी भरोसा नहीं रहा है इन लोग को। मजा तो लेगी ही, इसमें कहाँ दो राय है, मजा तो लेगी, मजा बाकायदा लेगी। और इस बात को पूरी जोर शोर से सत्ता पक्ष कहेगा कि अध्यक्ष महोदय नए बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश की जिम्मेदारी है, इनको सुन लिया जाए अध्यक्ष महोदय, ये सत्ता पक्ष के लोगों का बयान होगा। लेकिन
अगर स्ट्रेटेजिकली अगर भी देखा जाए तो बाबूलाल को विधायक दल से हटाना बीजेपी के लिए एक बैकफुट तो साबित होगा, बैकफायर तो साबित होगा। हाँ बिल्कुल, वो इसलिए साबित होगा क्योंकि बीजेपी अड़ी हुई थी। जैसे ही ये मामला चला गया था, और ये बीजेपी में डिस्कशन हुआ था बाकायदा, बाबूलाल को विधायक दल का नेता चुनने से पहले ये डिस्कशन हुआ था कि ये स्पीकर कोर्ट में फंस सकता है मामला, क्योंकि मतलब वो मानते हैं कि विपक्ष के हाथ में रहेगा। चुनाव आयोग से मंजूरी मिल जाने के बाद भी ये सवाल कई लोगों ने बीजेपी के अंदर उठाया था, फिर भी केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि नहीं, नेता यही रहेंगे, तो वो रहे। अब इतने दिनों के बाद जब लग रहा है कि नहीं, संगठन में आदिवासी ट्राइबल को जोड़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसमें इनका योगदान बहुत अधिक हो सकता है, ये एड ऑन हो सकते हैं, तो इसलिए इनको दिया गया जिम्मेदारी। अब नेता प्रतिपक्ष का चयन करना है, तो नेता प्रतिपक्ष के चयन में अनंत ओझा का नाम इसलिए सिर्फ बारी चल रहा है कि वो कम उम्र के हैं, अच्छे से बात भी करते हैं, 2 टर्म के विधायक भी हैं, संगठन में एक लंबा अनुभव है। नहीं ठीक है। अच्छा, आप कैसे देखते हैं इसको? अगर ये चर्चा भी हो रहा है बीजेपी के भीतर भी, अगर लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि ठीक है विधायक दल के नेता के तौर पे अब किसी और को मौका दे देना चाहिए, तो ये तो महागठबंधन की जीत है एक तरीके से। हालांकि मसला टेक्निकल है, कानूनी रूप से है, स्पीकर कोर्ट में है, लेकिन सब लोग जानते और समझते हैं कि पॉलिटिकली कैसे क्या जो है पीछे से क्या चीज़ें चलती है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि अगर ये चर्चा चल रहा है और अगर बदलाव हो जाता है तो क्या ये महागठबंधन की जो हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार है उसकी जीत माना जाए? बाबूलाल मरांडी को लेकर के जो एक जिद रहा कि भाई कैसे, तो देखिए, अगर बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के अलावे, बाबूलाल के अलावे किसी और को बनाया जाता है तो ये तो थोड़ा एक बैक स्टेप तो लगेगा, लेकिन इसे बीजेपी वाले हेमंत सोरेन की तरह ही जवाब में दे सकते हैं कि लंबी छलांग के लिए एक कदम पीछे करना पड़ता है। मतलब डायलॉगबाजी होगा, निर्णय कुछ भी हो। तो फिलहाल आप एक मुद्दा सबसे अहम उठेगा जिसकी तैयारी सत्ता पक्ष ने कर ली है, वो तबरेज का मुद्दा। वो बताएगा कि देखो भाई हमने कैसे जो है सजा दिलवाया 10-10 साल का। तो फिलहाल जो है आप लोग लाइव में जुड़े और आपको इसके लिए शुक्रिया। इस खबर को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इसको शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।